स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि आपके चैनल पर लगातार आपको लाइव क्लास दी जा रही है और आप सभी के डिमांड पर आज हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि जिन स्टूडेंट को संस्कृत का सा भी नहीं पता है, यानी अगर आप संस्कृत से परेशान हो चुके हैं, आपको प्रश्न भी पढ़ना नहीं आता, प्रश्न को पढ़कर समझ नहीं पाते, उसके अर्थ को शब्दों को ही नहीं समझ पाते हो, तो भी इस क्लास में आप बहुत कुछ समझेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और चूंकि संपूर्ण महामैराथन है संस्कृत का, तो जितने अति संभावित प्रश्न आपको दे रहा हूं, अगर आप अभी तक चाहे बहुत कुछ पढ़े हो, चाहे आप कुछ ना पढ़े हो, फिर भी इस क्लास से आपका बात बन जाएगा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या हमारे सभी व्यूअर्स को। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन, इसको आइए मूव करते हैं और देखते हैं ढंग से। तो भैया पहला क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है कि छात्रैः कस्यापि प्रदत्त कार्यस्य कक्षायाः पाठ्यक्रमस्य कार्यक्रमस्य च समाप्तौ ज्ञानं कौशलम आवृत्ति च अर्जितव्या एतत् किं कथनं वर्णयितुं संभवति। ये तो आपने पढ़ लिया, मतलब आपने भैया इसको पढ़ दिया और समझ में कुछ नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। मैं दो तरीका पढ़ाऊंगा आज आप लोगों को। प्रश्न अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल ना समझ में आए तो ऑप्शन से हल कराऊंगा। लेकिन पहला काम मेरा क्या है, ये आपको मैं पहले प्रश्न को समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। सारे लोग देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि छात्रैः मतलब छात्र, कई छात्र हैं, उनको कोई प्रदत्त कार्य, कोई कार्य दिया है क्लास में जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है, जिसमें कौशल के बारे में, उनकी आदत के बारे में और इन चीजों को अर्जित करने के बारे में कहा गया है। यह कथन किस बात को दिखाता है, वर्णित करता है? तो दोस्तों कि अगर पाठ्यक्रम में कौशल को उसकी बच्चे की आदत के अकॉर्डिंग अर्जित करने की बात की गई है, तो क्या यह शिक्षण का प्रतिफल है? क्या यह शिक्षण का स्तर है? क्या यह शिक्षण की शैली है? शिक्षण की अक्षमता है? अब पूरी बात को सुनो दोस्तों। जब कोई नॉलेज आप पढ़ते हो, कोई चीज पढ़ाई करते हो, तो किसके लिए? उसका कोई रिजल्ट निकला। अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हो, किस चीज के लिए? इसलिए कर रहे हो ना, इसलिए कर रहे हो कि जिससे उसका एक रिजल्ट निकले, एक प्रतिफल निकले। तो कभी भी स्तर जहां लिखा होगा वो देखिए, संस्कृत में निगेटिव वर्ड लेवल, जो स्तर होता है ये निगेटिव होता है, ठीक है। शैली तो ठीक है, लेकिन चूंकि ऑप्शन नंबर इसलिए सही है क्योंकि आप प्रतिफल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब अगर आप इसके एक्सप्लेन को समझेंगे तो वो भी यही दिया। आइए दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है पर कोई बात नहीं, वापस आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और कुछ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा गया कि एक अध्यापिका छात्रों को शिक्षण की गतिविधि को मौखिक भाषा और लिखित भाषा को प्रयोग करने का मौका देती है। तो मौखिक भाषा हो चाहे लिखित भाषा हो, अगर इन चीजों को सीखना है तो क्या करे वो? क्या यह शारीरिक प्रक्रिया होगा? जी नहीं। क्या यह पाठ्य पुस्तक आधारित होगा? बिल्कुल। कार्य आधारित? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड को क्या करोगे आप लोग? लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। तो संतोष सिंह, विवेक पांडे, कनक कुशवाहा, पंकज कुमार साहू और हमारे बहुत से भाई बहन, वेल डन। लिखित भाषा हो, अगर इन चीजों को सीखना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक बार मैं इसको पूरा फिर समझा देता हूं। देखिए, एक शिक्षिका छात्रों को जो शिक्षण की गतिविधि है, यानी पठन पाठन का वो जो तरीका है, वो मौखिक भाषा और लिखित भाषा के माध्यम से बच्चों को मौका दे रही है। तो मौखिक भाषा या लिखित भाषा, किताब देखो, संस्कृत, यहाँ पर रटना भी महत्व दिया जाता है। यहाँ पर टीचर भी इंपॉर्टेंट है और बालक भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बात को कुछ ध्यान देना। यहाँ पे रटना पॉजिटिव है, पाठ्य पुस्तक पॉजिटिव है। जो शब्द आपको बताते चल रहा हूं ध्यान दे लीजिएगा, होगा जो बच्चे के अंदर क्या करेगा, मतलब उनके अंदर भांपण कौशल, मतलब भांपण यानी पाठ्य वस्तु को समझने का, निर्वाचित करने का, बोलने की दक्षता को विकसित करेगा।
तो क्या ये प्रवाहपूर्ण? जी नहीं। निष्कूटनम? बिल्कुल नहीं। पठन अवबोध? बिल्कुल सही है। वैसे भी दोस्तों जिस ऑप्शन में अवबोध शब्द लगा होता है, अवबोध, अगर ऑप्शन में कहीं बोध लिखा है या बोध लिखा है, वो ऑप्शन कभी भी नकारात्मक नहीं, वो पॉजिटिव हो। बैठा लीजिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अभी भी दिक्कत हो रही है क्या क्लास में? इज एवरीथिंग इज फाइन? सब लोग एक बार कमेंट कर दो भाई। सभी लोग कमेंट करके बता दो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर प्रॉब्लम अभी बनी हुई है। मुझे लगता है समस्याएं अभी भी हो रही है। कहीं बोध लिखा है? ठीक तो है यार, क्यों परेशान हो आप लोग? ठीक तो है। चलिए दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करके हमको बतला दीजिए क्या सब कुछ फाइन है। क्लास तो आज होगी, वो चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास तो हम करवाएंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके हमको बतला दीजिए सारे लोग, क्या नेटवर्क एकदम ठीक ठाक है इस वक्त या अभी भी दिक्कत हो रही है सभी को? सब लोग कमेंट करके बता दो एक बार, सभी लोग। चलो मुझे दीजिए उसको। चलो चलिए कमेंट करके सब लोग एक बार बता दो, सभी लोग। एक बार सब लोग कमेंट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी यस लिखो फटाफट। सभी लोग कमेंट करके जल्दी बतलाइए भैया, जिससे बात आगे बढ़े। इतना देर में आप लोग अगर रिप्लाई करोगे तो कैसे बात बनेगा? ये मैं इसको दोबारा से करवाता हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं दोबारा करवाऊंगा। आप लोग परेशान मत होइए। जितनी तकलीफ आपको होती है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मुझे होता है, लेकिन फिलहाल ये सब तकलीफ बाद में रखा जाए, पहले पढ़ाई हो जाए। छात्राणाम पाठ्य वस्तूनि अवबोधनस्य। छात्रों के लिए पाठ्य वस्तु मतलब जो पाठ्य वस्तुनि का मतलब क्या होता है? जो किताबों में दिए गए पाठ्यक्रम हैं उनका ज्ञान ताभ्या सूचना उद्धरण से, उसने उससे सूचनाओं का जो नॉलेज होता है, उद्धरण होता है, पाठ्य वस्तु निर्वचन चा दक्षता कथ्य। तो पाठ्य वचन को यानी किताबों के कंटेंट को, किताबों में दिए गए पाठ्यक्रम को समझ विकसित करना, यानी बालक उसको समझ पा रहा है, ये कौन सी दक्षता है? समझ को प्रभावपूर्ण नहीं कहते, इसको निष्कूट नहीं कहते, ये तो पठन अवबोध है। वैसे भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस ऑप्शन में आपको दोस्तों अवबोध लिखा रहेगा, जिस ऑप्शन में आपको अवबोध दिखेगा, अवबोध का मतलब ये ऑप्शन संस्कृत में कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि अवबोध शब्द एकदम सकारात्मक वर्ड है। आइए दोस्तों एक अंतिम कोशिश करते हैं आपके लिए, एक अंतिम कोशिश और करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो खुद से बहुत परेशान हो गया हूं। इतना ज़्यादा समस्या अगर होगी तो बात कैसे बनेगी? चलो वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को तो बिल्कुल नहीं करेंगे अब, क्योंकि इतना बेकार क्वेश्चन है, उसके चक्कर में बार बार वहीं बफरिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग वापस आ जाइए फटाफट से, और यहीं से आगे चलते हैं, ठीक है? कोशिश करना कि अब दिक्कत ना हो। चलिए, एक संचालक विकलता यया ध्वनि उत्पादने जिह्वा ओष्ठ्यो समन्वय प्रभाविता भवति कथ्यते। संचालक विकलता का मतलब होता है दोस्तों कि बालक के अंदर उसको बोलने में दिक्कत आ रही है। मोटर डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है? बालक को बोलने में दिक्कत है। तो अगर बोलने में दिक्कत है तो जाहिर सी बात है उसकी जीवा में और होठ का समन्वय प्रभावित होगा। तो डिसकैलकुलिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिसकैलकुलिया तो दोस्तों तब होता है जब गणितीय विकार हो, और डिस्प्रैक्सिया तब होता है जब बालक के अंदर पढ़ना लिखना और गणितीय तीनों हो। डिसलेक्सिया तब होता है जब पठन का हो। तो डिस्फेजिया जब बालक को बोलने में, तो यहाँ ठीक कर लो, डिसऑर्डर मतलब बोलने वाला, तो बोलने में प्रॉब्लम आ रही तो इसको डिस्फेजिया कहते हैं। समझ गए? आगे चलें भैया। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान पे देखिए सभी लोग फटाफट से, और प्रश्नों का उत्तर आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 5, परेशान ना होइए, जितना कराऊंगा समझाऊंगा ढंग से समझ में आएगा, परेशान ना होइए, है ना। बस ईश्वर से मनाइए कि भैया नेटवर्क इशू ना करे, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। कम से कम जब से क्लास शुरू किया हूँ 7-8 बार दिक्कत हो चुका है, पर कोशिश है कि मैं अपने इमोशंस को काबू में रखूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे वापस आइए दोस्तों सभी लोग। अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु का मतलब होता है क्या?
अधोलिखित का मतलब होता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में क्या, अधोलिखितेषु का मतलब होता है दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में वाइगोत्स्की महोदयस्य भाषा विकास सिद्धांते आधारित अस्ति। करें कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के भाषा विचार या अवबोध पर आधारित है। कमेंट करके सब लोग बताइए। जी हाँ, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन ऐसा है जो वाइगोत्स्की महोदय के मतलब विचारों को संप्रेषित करता है। पहला ऑप्शन, यदा एकः बालः जायते तदा भाषायाः कापि आधारभूत क्षमता न भवति। देखिए, आपको बहुत अच्छे से उत्तर का पता चल चुका होगा कि वाइगोत्स्की महोदय भाषा, संस्कृति और समाज की बात करते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला देखो, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया विकसती, यानी भाषा बालक समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। क्या समझे? पहला ऑप्शन क्यों गलत है? यदा मतलब जब, एकः बालः जायते तदा भाषायाः कापि आधारभूत क्षमता न भवति। कह रहे हैं कि जब कोई बालक रटने की बात करता है तो भाषा की आधारभूत क्षमता विकसित नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास में, तो संज्ञानात्मक विकास की बात तो दोस्तों पियाजे करते हैं, वाइगोत्स्की नहीं। और सी वाला इसलिए सही है क्योंकि इसमें बात की गई किस बात की, समाज की बात की गई, जो कि वाइगोत्स्की का शब्द है। सकारात्मक पुनर्बलन ये सब बात की गई स्किनर के द्वारा, इसका कोई औचित्य यहाँ पे नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिए, ध्यान से उत्तर करिए सभी लोग फटाफट से। चलो दोस्त आ जाओ, फटाफट देखते हैं चौथा क्वेश्चन, छठवां। अधोलिखितेषु किम कार्य आधारित भाषा शिक्षण सिद्धांता नास्ति। नीचे अधोलिखितेषु का मतलब होता है नीचे लिखे गए विकल्प में कौन सा भाषा शिक्षण के कार्य पर आधारित सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन, सोपान निर्माण। तो इसके फोल्डिंग देखिए, इसके फोल्डिंग हर बच्चे को चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, शुरुआत में मदद तो जरूरी है, ये आप सब लोग जानते हो, इसमें कोई संदेह का तो कोई सबब ही नहीं है। दूसरा, सक्रिय शिक्षण, ठीक बात है, लेकिन आपको क्या कह रहे हैं कि सिद्धांता नास्ति, ये तो पॉजिटिव है। सृजन पुनरुत्पादन, सृजन शब्द क्या होता है, हमने कहा कि ये भी पॉजिटिव होता है। सृजन का मतलब बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन अनुवाद शब्द निगेटिव है, क्योंकि अनुवाद का देखो, अगर आप क्लास में खड़े होकर अनुवाद कर रहे हो, अनुवाद का मतलब होता है व्याख्या। क्या समझे भैया? अनुवाद का अर्थ क्या होता है प्रभु? व्याख्या। तो अनुवाद शब्द बराबर संस्कृत में क्या? व्याख्या। समझ गए? कोई परेशानी या दिक्कत किसी भाई बहन को? कमेंट करके हमको बतला दीजिएगा सारे लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सातवां देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए सातवां प्रश्न, ध्यान से आराम से। निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। इनमें से किसको सामाजिक उपभाषा, यानी कहते हैं कि निम्नलिखितेषु नीचे लिखे गए कथनों में किम मतलब कौन सा सामाजिक भाषा, यानी सामाजिक उपभाषा, यानी कि समाज की उपभाषा किसे कहा जाता है। कमेंट करके सब लोग बताएंगे फटाफट से, क्या लगता है आपको सही उत्तर कौन सा होगा। जी हाँ, फटाफट आप लोग कमेंट करें जल्दी से। किसी भी समुदाय या जन समूह की जो भाषा होती है उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 भैया देखो, एक तो हम आप किस में भाषा में बात करते हैं, खड़ी बोली हो गई, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये तो एक आपकी नॉर्मल सामान्य भाषा। लेकिन उपभाषा वो होता है जो आप घर पे प्रयोग करते हो, जन समूह की भाषा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करो और आगे की तरफ बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैंने एक्सप्लेन में नीचे डलवा दिया है। किसी समुदाय या जन समूह की भाषा की विशेषता ही क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए श्रुति, क्या बोला भैया? क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए सभी लोग फटाफट से। जी हाँ, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद फिर उत्तर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर वापस आइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि श्रुति घटना नाम
सूचनार्थम पत्रिकाम पठति। श्रुति जो है वो घटनाओं की सूचना को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो विविध करंट अफेयर रोज घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को, श्रुति मतलब श्रुति, घटना नाम मतलब जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही हैं, सूचनार्थम मतलब सूचना के लिए, पत्रिकाम पठति, पत्रिका मतलब समाचार पत्रों को पढ़ती है। तस्य पठनम किम कथ्यते, इस पठन को क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं परिवीक्षण करना, स्कैनिंग करना। जब कोई चीज आप देखो, प्रिंटेड चीज यानी लिखी हुई सामग्री को जब आप पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जब आप लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं परिवीक्षण, मतलब उसको हम लोग कहते हैं स्कैनिंग करना। समझ गए सभी लोग? कोई दिक्कत या परेशानी किसी को? कमेंट करके हमें तुरंत बता दीजिएगा सभी लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4, परिवीक्षण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। ये रहा, देखिए, भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। भाषा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा या लिपि होती, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा या व्याकरणम अस्ति, प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। भाषा भाषार्थ लिपि अनिवार्य नास्ति, भाषा के भाषार्थ के लिए लिपि कोई जरूरी नहीं होता। भाषा मुख्यतः भाषते, बोली ही मुख्य रूप से उसकी भाषा कही जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आपको सही उत्तर करना है, सकारात्मक उत्तर को चूज करना है। तो पहला उत्तर दोस्तों, प्रत्येक भाषा या लिपि, क्या लिखा गया है? किम सत्यम नास्ति, ये आपका दोस्तों सत्य नहीं। प्रत्येक भाषा का लिपि, निगेटिव उत्तर। हाँ, तो यही ऑप्शन नंबर यही होगा, प्रत्येक भाषा की दोस्तों लिपि नहीं होती। इस बात को समझे, ये वाला ऑप्शन। बाकी हर चीज का अपना व्याकरण है, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, सबका अपना अपना व्याकरण होता है, सबकी अपनी अपनी विषय वस्तु होती है। तो मैं देख रहा हूँ सुमन यादव, रीमा यादव, मिस्टर लकी, रेणु कुमारी, किट्टू, कनक कुशवाहा, रानी और हमारे बहुत से प्यारे भाई बहन मंजू शुक्ला, वेल डन, विवेक पांडे, निशा मिश्रा, नितेश तिवारी, शुभम दुबे। थोड़ा आप लोग धैर्य रखना, क्योंकि आपकी संख्या हमारा मोटिवेशन। शुरू से अभी तक क्लास कम से कम 10 बार फंस चुका है, लेकिन हमने बार बार आपके लिए पिकअप किया कि बच्चों का दिल टूट जाएगा। बहुत आपकी इच्छा थी, हम जानते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ विसंगतियां ऐसी होती हैं कि जो हम आपसे कह नहीं सकते। बड़ी दिक्कत है भाई, नेटवर्क हमारे हाथ में होता नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। अब अगर आप इसका एक्सप्लेन सुनना चाहें तो देख लीजिए क्या लिखा है। भाषा संदर्भ के प्रत्येक भाषा लिपि होती नास्ति लिखा गया, उसका उत्तर अर्थात भाषा के संदर्भ में प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ये सत्य नहीं है। इसके अलावा सभी विकल्प सत्य हैं। लिपि और भाषा दोनों अलग अलग होती है। भाषा के माध्यम से हम आपस में बोलते हैं और जिन चिन्हों का प्रयोग ध्वनियों को लिखने के लिए करते हैं वही लिपि कहलाती है। जाहिर बात है, जैसे ये जो लिखा गया किस लिपि में है? ये दोस्तों एक प्रकार की देवनागरी लिपि है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से, आराम से, गलत मत करना। अवबोध निवेशस्य अर्थोवस्ति, कह रहे हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट होता है, यानी अगर कोई बालक छपी हुई सामग्री को क्या करता है? छपी हुई सामग्री को अच्छे से पढ़कर समझ लेता है, तो ये क्या है? पहला ऑप्शन, सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता स्तरात। तो वो जो सामग्री होती है वो छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर को क्या करता है दोस्तों? वो छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर को आगे बढ़ाता है। उच्चतरा भवितव्या, यानी कि दूसरा ऑप्शन देखो, भाषा छात्रा तदा वरम कुर्वन्ति यदा ते वरीभ्यो, यानी कह रहे हैं कि भाषा के जो छात्र हैं वो तभी पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे जब उनको वरीयता दी जाएगी जोड़े में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, बी वाले पे तो कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु बात हो रही है अवबोध के निवेश की। मतलब अगर कोई बालक एक गद्यांश को, एक लिखी छपी हुई सामग्री को पढ़कर
समझ पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वे अपने वर्तमान योग्यता के स्तर से एक ऊंचे स्तर की ओर जा रहा है। डैट मीन्स दोस्तों, यहां पे उच्चतरा, मैं फिर कहूंगा, अगर आप संस्कृत की पेडागॉजी पढ़ रहे हो तो संस्कृत में रटना भी पॉजिटिव होता है, उच्चतर पॉजिटिव होता है, मानक भी पॉजिटिव होता है, अध्यापक केंद्रित भी पॉजिटिव होता है, पाठ्य वस्तु विषय वस्तु केंद्रित भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए मैं ज्यादातर संस्कृत की क्लास नहीं कराता। क्यों? यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा इसकी पेडागॉजी अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जितना भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूं, जितना भी मैं आपको यहाँ पेपर में लाइव क्लास में करवा दे रहा हूं, पर्याप्त है। बाकी नोट्स में ये सारे उत्तर मैं आपको दिलवा दूंगा, परेशान ना होइए। सारी चीजें मैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया हूं पेपर से पहले। पेपर में फंसने वाले जितने टॉप 100 संस्कृत की पेडागॉजी होगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर, अब इसका अगर आप लोग चाहो तो एक्सप्लेन भी समझो क्या लिखा है। लिखा क्या है दोस्तों, इसको पढ़िए क्या लिखा है। अवबोध निवेशस्य सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोकम उच्चतरा भवितव्यात् अर्थो अस्ति। अर्थात अवबोध निवेश की सामग्री छात्र के वर्तमान योग्यता स्तर अंक पे थोड़ा उच्चतर होता है। मतलब अगर कोई बालक छपी हुई सामग्री, लिखी हुई सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ को समझ पा रहा है तो अपने वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पे थोड़ा ऊंचा जा रहा है। समझ पा रहे हो? अवबोध निर्देश एक निर्देशात्मक तकनीक है। निर्देश, अब कोई कहानी है, उसको आप पढ़ते हो, लास्ट में क्या पूछता है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली, पूछा जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या जो छपी हुई सामग्री थी उसको आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हर शब्द, उसका एक्सप्लेन, सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को इतना लाइक कर दो, कम से कम 100+ बच्चे होने चाहिए। ध्यान रखो हर चीज, मतलब देखिए आपकी संख्या ही देखो क्लास को देखेगा, तो सभी लोग वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आपकी संख्या कम से कम 100-150 होनी चाहिए, कम से कम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। ध्यान पे देखिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत विश्वास व्यवस्थायाः व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलायाः आधारो भवति। कह रहे हैं कि अगर मूलभूत तथ्य मतलब फैक्ट पर आधारित, मतलब जो विश्वसनीय होता है, अथवा प्रस्तावना जो विश्वसनीय होता है, और जो तर्क श्रृंखला पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं। हमने यही तो कहा था, जो फैक्ट पर, अगर मैंने ये कहा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, 5-3 = 8 होता है, तो ये साबित हो चुका, ये सिद्धांत है, ये फैक्ट है। और जो विश्वसनीय है, 5-3 = अगर आज 8 है तो कल भी 8 ही होगा, 5-3 = 100 नहीं हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये सिद्धांत है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक कर दिया जाए, सिद्धांतः। समझ गए? चलिए आगे आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। इसका अगर आप एक्सप्लेन चाहिए तो देख सकते हो क्या लिखा है। मूलभूतम, नीचे पढ़िए आप लोग, मूलभूत तथ्य या प्रस्तावना जो विश्वास व्यवस्था व्यवहार अथवा तर्क श्रृंखला का आधार होता है उसी को सिद्धांत कहते हैं। खैर मैंने इसको समझा ही दिया है, तो क्या पढ़ने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, पढ़िए क्या लिखा है। कस्मिन् वयसि बालकाः बहुविधानि मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति। देखो आपको एक खुशबू आ गई होगी इस चीज की, जी हाँ, कि कौन सा उत्तर सही होगा, आपको इसकी खुशबू मिल गई होगी। बहुत सीधी सी बात है दोस्तों। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कौन सी अवस्था में, कस्मिन वयस मतलब किस अवस्था में बालक बहुत प्रकार के मात्राओं को जोड़कर पढ़ना शुरू कर देता है। दोस्तों वो उम्र है 6 से 8वें वर्ष की आयु के बीच कई तरीके से बालक मात्रा का संकल्पना कर पाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4th वाला, 6 से 8 साल का बालक, 12 का ऑप्शन नंबर 4 लॉक कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। सवाल क्या था, कस्मिन वयसी मतलब कितने आयु का, बालका मतलब बालक, बहुविधानी
बहुत प्रकार के मात्रा संयोजनानि, मात्राओं को संयोजन करके, संयोजन मतलब जोड़कर, कुर्वन्ति मतलब करता है, मतलब बोलता है, भाव ले आता है। तो जैसे दिया गया है कि चतुर्मासान 4 महीने में, 12 से 18 महीने में, या फिर आपका चौथा ऑप्शन देखो महीने में नहीं, 6 से 8 वर्ष के बीच में बालक छोटे छोटे शब्दों को, बहुत प्रकार के शब्दों को जोड़कर बोलना सीख जाता है। समझ पाए भैया? चलिए बहुत बढ़िया। हमारे जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको संस्कृत में प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्लास और आज के क्लास में दिए जाने वाले प्रश्न तैयार रहिए। अगर आपने बाजी मार दिया, बहुत है, इतना कर लिया, निकल जाओगे आराम से, आपके पेडागोजी में 15 में 13-14 नंबर कर जाओगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, सामान्य रूपेण भाषा शिक्षका स्वकक्षायाः परिस्थितिं विशेष प्रस्तूय काचिद प्रश्नान् अवस्थाप्य अनुभवान् कथन पूर्वकम आरभ्यते एतत् कथ्यते। इस कथन का करें मतलब क्या है? तो पहले इसका दोस्तों आप लोग पूरा भाव समझिए, ठीक है? कमेंट करो आप लोग। कह रहे हैं कि सामान्य रूप से भाषा शिक्षक अपनी कक्षा की परिस्थिति में विशेष प्रश्नों की प्रस्तुति करके, किन्हीं प्रश्नों की स्थापना करके अनुभवों को कथन पूर्वक आरंभ करता है। ये क्या है दोस्तों? इसे कहते हैं पूर्व पठन। क्या समझे? इसे कहते हैं प्री रीडिंग टास्क कहा जाता है। मतलब मैं फिर बता दूं, सामान्य रूपेण मतलब सामान्य रूप से, भाषा शिक्षक अपनी कक्षा की परिस्थिति में क्या करता है? विशेष प्रश्नों की प्रस्तुति, मतलब विशेष प्रस्तुति, मतलब विशेष प्रश्नों की प्रस्तुति करके, काचिद प्रश्नान मतलब क्या हुआ? काचिद प्रश्नान मतलब किन्हीं प्रश्नों की स्थापना करके अनुभवों को कथन पूर्वक आरंभ करता है। इसको क्या कहेंगे? पूर्व पठन कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए तो सुमन यादव, प्रिया, कनक कुशवाहा, दिव्या, प्रियंका ध्रुवे और हमारे बहुत से भाई बहन। तो 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा? बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर वापस आओ सारे लोग। 14 पर ध्यान से देखिए सभी लोग, क्या कहा गया भैया? ये रहा आपका दोस्तों 14 वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। भाषा कक्षायाम कविता, भाषा की क्लास में कविता का क्या रोल होता है? फटाफट कमेंट करो सारे लोग। अगर कोई बात आपको लगता है समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कह सकते हो। भाषा की क्लास में कह रहे हैं कि कविता के ज्ञान के लिए और रसों के स्वाद के लिए किस चीज के लिए कविता है? तो आप सबको पता है कि भाई भाषा की क्लास में कविता ही होगा, रसों का आप स्वाद लेंगे, रस स्वादन करेंगे आप लोग। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रभु जिस ऑप्शन में अवबोध लिखा होगा, रस का आस्वादन, कविता का मतलब क्या होता है? कल्पना, कहानी, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला अवबोध समीक्षणार्थम रसस्वादनाय चा भवति। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। ध्यान पे, आराम से, जल्दबाजी मत करना किसी भी प्रश्न को लेकर, हर प्रश्न को बहुत विवेक से हल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग इसे पढ़ें और ध्यान से देखें। क्या लिखा है? व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्राथमिकता। कह रहे कि व्याकरण की कक्षा में हम सबकी प्राथमिकता क्या है? व्याकरण की क्लास में हम सबकी प्राथमिकता क्या है? कमेंट करके सब लोग बताइए। पहला ऑप्शन, कथ विधम व्याकरण रूपम निर्मितम एतत् व्याख्याम। किस प्रकार पे व्याकरण के रूप को निर्मित किया गया है, इसकी व्याख्या करेंगे। हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, व्याख्या नहीं करनी है, व्याख्या करोगे बच्चे को पसंद नहीं, बोर हो जाएगा। दूसरा, व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम, जो सुबह भी कहता हूं, कई दिनों से कहता आ रहा हूं, अगर किसी ऑप्शन में संदर्भ शब्द लिखा है, वो ऑप्शन दोस्तों कभी गलत नहीं होता। संदर्भ का मतलब बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल बात कही जाए, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल चीजें प्रस्तुत की जाएं। तो सहज का मतलब भी यही होता है, संदर्भ का मतलब भी यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। तीसरे में व्याख्यान है, चौथे में भी व्याख्या है। तो आप वैसे भी, मुझे लगता है कि आज का आपको सबसे आसान प्रश्न यही लगा होगा, क्यों भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक आप लोगों ने 100 पार नहीं किया भाई, सारे लोग फटाफट शेयर करते जाओ। बच्चा मोहित राणा के लिए है और ये काफी इंपॉर्टेंट सिर्फ उनके लिए है
जो बार बार कुछ नंबर पे फीटेट में रह जाते हैं। तो हमने कहा कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए प्रतिबद्ध है। मैं ये तो दोस्तों कभी नहीं कहूंगा कि आप 130 140 इस नोट्स से आप कर जाओगे, मैं ये बात नहीं कहता। आप करोगे, ये आपकी मेहनत है। अगर आप 130 140 ला दो, ये आपकी मेहनत है, लेकिन इस नोट्स को अगर आपने पढ़ते हैं तो 104 105 नंबर बहुत आराम से आएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें पैडागॉजिकल पैटर्न आप सीखते हो जो आपको फेल होने से बचाता है। क्योंकि पैडागॉजी अगर आपने सीख लिया तो 90 नंबर वही करा देगा। क्योंकि 90 नंबर की पूरी पैडागॉजी आती है, तो हमें पहले पैडागॉजी का पैटर्न सीखना है। दूसरा क्या कहा गया, अगर एग्जाम में आपको प्रश्न भी नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से कैसे हल करना है यह भी आपको सिखाया गया है। जो आपको किसी भी कंटेंट, कुछ मतलब चैनल वाले ये कहते हैं कि भैया इससे बाहर कुछ नहीं। अरे भाई, अगर बच्चे को तुम 5000 पेज का पूरा नोट्स इतनी मोटी किताब भर के दे दोगे तो उससे बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको केवल कितना पढ़ना है, ध्यान रखना दोस्तों, केवल 150 पेज, 90 पेज 90 नंबर की पैडागॉजी, 60 पेज जो डिसाइड रहेगा कंटेंट वाला पार्ट कि आपको कंटेंट में गणित में कैसे आंकिक प्रश्न, ईवीएस में एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सब कुछ इस नोट्स में आपका डिसाइड रहेगा। यहां तक कि जो सबसे खास चीज मिलता है वो है ऑप्शन से हल करने की कला, जो आपको 100% सफलता दिलाती है। तो जिन बच्चों को इससे जुड़ना है, जरूरतमंद स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। कीमत हमने बार बार कहा, मैं पैसे की बात कभी करता नहीं हूं, बस फर्क इतना है जो नॉर्मल सी प्राइस होगी वो आपको पे करना होता है नॉर्मली। फिर भी आपको बहुत दिक्कत है तो भी आपको कुछ ना कुछ कंसेशन हमारी तरफ पे जरूर मदद मिलता है।